हेलो फ्रेंड्स, द स्पोकन लाइब्रेरी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी खुद को बदलना चाहते हैं तो इस सफर में हमारे साथ जुड़िए। अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पहला कदम उठाइए एक बेहतर जिंदगी की ओर। आज हम बात करने वाले हैं यू बिकम व्हाट यू थिंक बाय शुभम कुंवर सिंह बुक के बारे में। बात उस लड़के की है जो जिंदगी में कुछ खो चुका था। हर दिन उसे ऐसा लगता था जैसे उसका कोई मकसद ही नहीं बचा। स्कूल में ग्रेड्स खराब थे, घर में हर कोई उससे परेशान रहता था और दोस्त भी धीरे धीरे उससे दूर होते जा रहे थे। उसकी सोच पूरी तरह से नेगेटिव हो चुकी थी। उसे लगता था कि वह बस फंस गया है और कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। एक दिन ऐसे ही बिना किसी उद्देश्य के वह पास की लाइब्रेरी में चला गया। उसे याद भी नहीं कि उसे क्या ढूंढना था। बस वह शेल्फ्स के बीच एमले सली घूम रहा था। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी। वह आदमी काफी शांत और खुश नजर आ रहा था, जैसे उसे दुनिया की कोई फिक्र नहीं थी। लड़का थोड़ी देर उसे ऑब्जर्व करता रहा। फिर वह आदमी खुद ही लड़के के पास आया और बोला, तुम परेशान लग रहे हो। सब ठीक है, लड़के ने बिना सोचे समझे जवाब दिया। हाँ, बस वैसे ही जिंदगी में कुछ समझ नहीं आ रहा। वह आदमी मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी परेशानी सिर्फ तुम्हारी सोच में है। तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। लड़के को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा। क्या मतलब? उसने पूछा। वह आदमी बोला, चलो मैं तुम्हें एक किताब दिखाता हूं, शायद तुम्हें समझ आए। वही आदमी उसे एक शेल्फ की ओर ले गया और एक किताब उठाई। किताब का नाम था यू बिकम व्हाट यू थिंक और लेखक थे शुभम कुंवर सिंह। उसने किताब का पहला पेज खोला और बोला, यहां से शुरू करो। इसमें लिखा है दी पावर ऑफ थॉट्स। लड़का थोड़ा कंफ्यूज था, पर उसने पन्ने को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि हमारे थॉट्स यानी हमारे विचार ही हमारी रियलिटी को शेप करते हैं। हमारी सोच हमारे एक्सपीरियंस और आउटकम्स का आद है। अगर हम बार बार नेगेटिव सोचेंगे तो जिंदगी में वही होगा, पर अगर हम अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखें तो जिंदगी बदल सकती है। फिर किताब में न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में लिखा था। इसमें बताया गया था कि हमारा दिमाग लगातार बदल सकता है और इवॉल्व कर सकता है बेस्ड ऑन ओवर थॉट्स एंड एक्सपीरियंस। यह साइंटिफिक कॉन्सेप्ट लड़के को काफी इंटरेस्टिंग लगा। उसे लगा कि शायद उसके पास अभी भी उम्मीद है। वह आदमी फिर बोला, तुम्हें लगता है कि जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो सकता क्योंकि तुम हर वक्त नेगेटिव सोचते रहते हो, लेकिन अगर तुम अपनी सोच बदलो बेगे तो जिंदगी भी बदलेगी। देखो, यह आसान नहीं है, पर यह मुमकिन है। लड़के ने थोड़ा हिचकचाते हुए पूछा, पर कैसे बदलूं? अपनी सोच। वह आदमी हंसा और बोला, यही तो इस किताब में लिखा है। जो लोग अपनी सोच बदलते हैं वह अपनी जिंदगी भी बदल सकते हैं। उसने कुछ एग्जाम्पल्स दिए किताब से, जहां लोग अपनी सोच को बदलकर अपनी जिंदगी में बहुत बहुत बड़ा बदलाव लाए थे। लड़के को यह बातें अजीब भी लग रही थीं, लेकिन कहीं ना कहीं उसे एक स्पार्क भी महसूस हुआ। उसने सोचा, क्या सच में मेरी सोच मेरे जीवन को बदल सकती है? उसने उस आदमी से कहा, मैं इस किताब को पढ़ना चाहता हूं। वह आदमी मुस्कुराया, जरूर, पर याद रखना, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें अपनी सोच और अपनी लाइफ दोनों पर काम करना होगा। लड़के ने सिर हिलाया और किताब लेकर वहां से चल दिया। रात को जब वो घर आया तो उसने किताब के कुछ और चैप्टर्स पढ़े। उसमें और भी बातें थीं जो उसे समझ आ रही थी, जैसे कैसे छोटे छोटे पॉजिटिव थॉट्स हमारे एक्शंस और डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। हर बार जब वह खुद को नीचे महसूस करता, वह कोशिश करता कि अपनी सोच को बदल सके। कुछ दिनों में उसने महसूस किया कि उसकी एनर्जी थोड़ी चेंज हो रही है। अब वह इतना डिप्रेस्ड नहीं महसूस करता था। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आता, वह खुद से कहता, नहीं, मैं इससे बेहतर कर सकता हूं। फिर उसने अपने ग्रेड्स पर काम करना शुरू किया। अब वह पहले की तरह हार नहीं मानता था। उसे यह बात समझ आने लगी थी कि अगर उसकी सोच क्लियर और पॉजिटिव हो तो कुछ भी मुमकिन है। पर यह सफर अभी लंबा था। लड़के को अभी बहुत कुछ सीखना था और उसे पता था कि सिर्फ एक किताब पढ़कर सब कुछ नहीं बदल सकता। लेकिन अब उसकी जिंदगी में डायरेक्शन था, और वो डायरेक्शन उस किताब और उस आदमी की वजह से आया था, जिसने उसे लाइब्रेरी में मिलकर उसकी सोच बदलने का रास्ता दिखाया। कुछ हफ्ते बीत गए थे और लड़के की जिंदगी में धीरे धीरे बदलाव आने लगा था। वह अब खुद को थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा था, जैसे उसकी जिंदगी को एक नया मकसद मिल गया हो।
लाइब्रेरी में मिली वह किताब यू बिकम व्हाट यू थिंक उसकी सोच को बदलने में मदद कर रही थी। हालांकि अभी भी कई सवाल उसके मन में थे, खासकर उसके सबकॉन्शियस माइंड को लेकर। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी सोच इतनी गहरी कैसे है और वह कैसे उसे बदल सकता है। एक दिन फिर से वो लाइब्रेरी गया, शायद उस आदमी से और बातें करने के लिए। वह आदमी वहीं एक टेबल पर बैठा किताब पढ़ रहा था। लड़के ने थोड़ा हिचकिचा हुए उसके पास जाकर कहा, आपकी दी हुई किताब से मुझे काफी कुछ सीखने को मिला, पर मुझे अभी भी कुछ चीजें समझ नहीं आ रही हैं। आदमी ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारे सवाल क्या है? लड़के ने थोड़ा सोचते हुए कहा, मैंने किताब में कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पढ़ा, पर मुझे यह अच्छे से समझ नहीं आया कि दोनों कैसे काम करते हैं। वह आदमी गहरी सांस लेते हुए बोला, ठीक है, चलो इसे आसान तरीके से समझते हैं। तुम्हारा कॉन्शियस माइंड वो है जो अभी इस समय काम कर रहा है। जब तुम बात कर रहे हो, कुछ सोच रहे हो या किसी काम को ध्यान से कर रहे हो, तो तुम्हारा कॉन्शियस माइंड सक्रिय होता है। हर बदलाव की शुरुआत एक छोटे से फैसले से होती है। अगर आप वाकई अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो इस ज्ञान की यात्रा में हमारे साथ कदम बढ़ाइए। अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बदलाव यहीं से शुरू होता है। अब समरी पर वापस चलते हैं। पर तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड वह है जो बैकग्राउंड में चलता रहता है। यह वह हिस्सा है जो तुम्हारी हैबिट्स, बिलीव्स और डीप रूटेड इमोशंस को कंट्रोल करता है। लड़के ने सवालिया निगाहों से पूछा, तो क्या सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है? वह आदमी हंसा, एक तरह से हां, तुम्हारी जिंदगी का बड़ा हिस्सा सबकॉन्शियस माइंड से कंट्रोल होता है। तुम्हारी आदतें, जैसे सुबह उठने का तरीका, कोई काम करने का तरीका, यहां तक कि तुम कैसे सोचते हो, यह सब तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारे बिलीव्स जो बचपन से या एक्सपीरियंस से बनते हैं, वह भी इसी सबकॉन्शियस माइंड में छिपे होते हैं। लड़के ने ध्यान से सुना, फिर पूछा, लेकिन यह बिलीव्स क्या होते हैं और कैसे बनते हैं बिलीव्स? वह आदमी समझाते हुए बोला, वह धारणा है जो तुम्हारे जीवन के एक्सपीरियंस और तुम्हारे आसपास के लोगों की बातों से बनती है। मान लो बचपन में किसी ने तुमसे कहा कि तुम किसी काम के लायक नहीं हो। अगर तुमने उस बात को बार बार सुना और मान लिया, तो वह तुम्हारा बिलीफ बन जाएगा और वह बिलीफ तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा। फिर जब भी तुम कोई नया काम शुरू करोगे, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें वही बिलीफ याद दिलाएगा कि तुम इस काम के लायक नहीं हो। इसी तरह पॉजिटिव बिलीव्स भी बनते हैं। लड़के ने थोड़ा परेशान होकर कहा, तो क्या मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता? आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, कंट्रोल करना मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड एक तरह से फिल्टर का काम करता है। तुम जो भी नया अनुभव या जानकारी लेते हो, वह तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंस और बिलीव्स के थ्रू फिल्टर होता है। अगर तुम्हारे बिलीव्स नेगेटिव हैं, तो तुम्हें हर सिचुएशन में नेगेटिविटी ही दिखेगी, लेकिन अगर तुम इन्हें रिप्रोग्राम कर सको, तो चीजें बदल सकती हैं। लड़का थोड़ा कंफ्यूज होकर बोला, पर यह रिप्रोग्रामिंग कैसे होती है? वह आदमी थोड़ा और आराम से बैठा और बोला, देखो, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है, पर उसे एक्सेस करना और चेंज करना थोड़ा ट्रिकी है। इसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन। इन टेक्निक्स की मदद से तुम धीरे धीरे अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव बिलीफ से भर सकते हो। फिर उसने लड़के को एक और एग्जाम्पल दिया, मान लो तुम हर दिन अपने सबकॉन्शियस माइंड से यह कहो कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं सक्सेसफुल हूं, तो धीरे धीरे तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानने लगेगा। ये एफर्मेशंस तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बिलीव्स बन जाते हैं और फिर वह बिलीव्स तुम्हारी रियलिटी को शेप करने लगते हैं। लड़के को ये बातें अब धीरे धीरे समझ में आ रही थीं। उसने फिर पूछा, और क्या टेक्निक्स होती हैं? आदमी ने कहा, विजुअलाइजेशन एक पावरफुल टूल है। जब तुम अपनी सोच को किसी स्पेसिफिक गोल के साथ जोड़ते हो और उसे अपने दिमाग में इमेजिन करते हो, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को हकीकत की तरह मानने लगता है। जैसे अगर तुम हर दिन खुद को एक सक्सेसफुल इंसान के रूप में इमेजिन करोगे, कैसे तुम काम कर रहे हो, कैसे लोग तुम्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं,
तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानने लगे और तुम्हारी एक्शंस उसी डायरेक्शन में जाने लगेंगी। लड़के ने धीरे धीरे सिर हिलाया, जैसे उसे समझ आ रहा हो। उसने फिर पूछा, तो क्या इससे मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? वह आदमी हंसा और बोला, प्रॉब्लम्स तो हर किसी की जिंदगी में होती है, पर जब तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव बिलीफ से भरते हो तो प्रॉब्लम्स के प्रति तुम्हारा एटीट्यूड बदल जाता है। तुम अब प्रॉब्लम से डरते नहीं हो, बल्कि उन्हें सॉल्व करने का तरीका ढूंढते हो। तुम्हारा बिलीफ सिस्टम तुम्हें सॉल्यूशंस पर फोकस करने में मदद करता है। लड़का पूरी तरह से ध्यान से सुन रहा था। उसे लगने लगा था कि शायद वह सही दिशा में जा रहा है। उसने फिर पूछा, तो क्या मुझे रोज एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन करनी चाहिए? हां, आदमी ने कहा, सकारात्मकता बहुत जरूरी है। अगर तुम रोज अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव थॉट्स और बिलीफ से भरते रहोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी थिंकिंग और एक्शंस बदलने लगे। शुरू में थोड़ा मुश्किल लगेगा, पर धीरे धीरे तुम्हें फर्क दिखने लगेगा। रिमेंबर, इट्स अ ग्रेजुअली प्रोसेस, बट इट वर्क्स। लड़का थोड़ा सा सोच में पड़ गया, फिर बोला, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन अगर फिर भी मेरी सोच नहीं बदली? तो आदमी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, देखो, बदलाव का सफर एक दिन में पूरा नहीं होता। यह एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। कई बार तुम्हें लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, पर असल में तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में छोटे छोटे च हो रहे होंगे, और अगर तुम धैर्य और कंसिस्टेंसी बनाए रखोगे तो एक दिन तुम्हें बहुत बड़ा बदलाव नजर आएगा। लड़के को अब यह समझ में आ गया था कि असली काम उसके अंदर चल रहा था। उसे अपनी सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना था, और इसके लिए उसे खुद पर काम करना था। उसने उस आदमी का शुक्रिया अदा किया और लाइब्रेरी से बाहर निकला। इस बार उसके मन में और भी सवाल थे, पर साथ ही एक नया कॉन्फिडेंस भी था कि वह अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकता है। अगले कुछ हफ्तों तक लड़का एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन की टेक्निक्स पर काम करने लगा। उसने हर दिन पॉजिटिव थॉट्स के साथ अपने सबकॉन्शियस माइंड को भरने की कोशिश की। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसकी सोच और एक्शंस में सटल चेंजेस आ रहे हैं। अब वो खुद को सिचुएशंस के प्रति ज्यादा शांत और केंद्रित महसूस करता था। हर बार जब कोई नकारात्मक विचार आता, वह अपने अनचाहे मन को पुनः प्रोग्राम करने की कोशिश करता। हालांकि यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। उसे अभी और सीखना था, और वह जानता था कि लाइब्रेरी में वह आदमी उसे और भी सिखाने वाला था। कहानी यहां खत्म नहीं होती। वह लड़का अभी अपने सबकॉन्शियस माइंड को और भी गहराई से समझने वाला था। कुछ महीने बीत चुके थे और लड़के के जीवन में बदलाव साफ दिखने लगे थे। एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन की टेक्निक्स पर काम करते हुए उसने अपनी सोच और अपने सबकॉन्शियस माइंड को काफी हद तक रिप्रोग्राम करना सीख लिया था। अब वह अपने भीतर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास महसूस कर रहा था, लेकिन उसे लग रहा था कि अभी भी कुछ बाकी है, कुछ ऐसा जो उसे अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने में मदद करेगा। एक दिन वह फिर से लाइब्रेरी गया और वही इंसान उसे उसी टेबल पर बैठा मिला। किताब पढ़ते हुए लड़के ने उसके पास जाकर कहा, आपने मुझे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जो बताया था, उससे मुझे काफी मदद मिली है। अब मैं अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पा रहा हूं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ और है जो मैं नहीं जानता। आदमी ने किताब बंद करते हुए उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। तुम्हें सही लग रहा है, अभी तुम्हें और भी कुछ सीखना बाकी है, लड़का उत्सुकता से बोला। क्या आदमी ने थोड़ा आराम से बैठते हुए कहा, आज मैं तुम्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताऊंगा। लड़का थोड़ी उलझन में था। उसने पूछा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यह क्या है? आदमी ने समझाते हुए कहा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है जो कहता है कि तुम्हारी सोच और भावनाएं तुम्हारी जिंदगी की सच्चाई को आकर्षित करती हैं। अगर तुम पॉजिटिव थॉट्स और इमोशंस रखते हो तो तुम्हें जिंदगी में पॉजिटिव एक्सपीरियंस मिलेंगे, और अगर तुम नेगेटिव थॉट्स में फंसे रहते हो तो तुम्हारी जिंदगी में नेगेटिविटी ही आएगी। लड़के ने ध्यान से सुना, फिर थोड़ा संशय में पूछा, पर कैसे? क्या सोचने से सच में चीजें बदल जाती हैं? आदमी ने सिर हिलाते हुए कहा, देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने के लिए तुम्हें यह जानना होगा कि हमारी थिंकिंग और इमोशंस वाइब्रेशंस पैदा करती हैं,
हर थॉट और फीलिंग की एक स्पेसिफिक वाइब्रेशन होती है। जब तुम्हारे थॉट्स और फीलिंगलेस को यूनिवर्स में भेजते हो और यूनिवर्स उसी वाइब्रेशन के अनुसार तुम्हें एक्सपीरियंस लौटता है, इसे हम वाइब्रेशनल अलाइनमेंट कहते हैं। लड़के ने अब थोड़ी गहरी रुचि ली और पूछा, तो इसका मतलब अगर मैं कुछ चाहता हूं और उसी के बारे में सोचता हूं तो वह मुझे मिलेगा? आदमी ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, लेकिन इसके लिए सिर्फ सोचना ही काफी नहीं है। तुम्हें अपनी इमोशंस और वाइब्रेशंस को भी उस डिजायर के साथ अलाइन करना होगा। लड़का अब और भी उत्सुक हो गया था, लेकिन कैसे पता चलेगा कि मेरी वाइब्रेशन सही है या नहीं? आदमी ने गंभीरता से कहा, इसके लिए तुम्हें अपनी इमोशंस को समझना होगा। तुम्हारी फीलिंगलेस की सबसे बड़ी संकेत होती है। अगर तुम किसी डिजायर के बारे में सोचते हो और तुम्हें एक्साइटमेंट, जॉय और पॉजिटिविटी महसूस होती है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी वाइब्रेशंस उस डिजायर के साथ अलाइन है। लेकिन अगर तुम्हें डाउट, फियर या नेगेटिविटी महसूस होती है, तो तुम्हारी वाइब्रेशंस उस डिजायर से मिसमैच है। लड़के ने धीरे सिर हिलाया। तो क्या मुझे सिर्फ पॉजिटिव इमोशंस ही महसूस करने हैं? हां, आदमी ने जवाब दिया, पर यह इतना आसान भी नहीं है। कई बार तुम्हारे सबकॉन्शियस बिलीव्स तुम्हारे डिजायर से टकराते हैं और यह तुम्हारी इमोशंस को प्रभावित करते हैं। इसलिए इमोशनल अवेयरनेस बहुत जरूरी है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो और फिर अपने इमोशंस को शिफ्ट करने का तरीका सीखना होगा। लड़के को यह बातें थोड़ी कठिन लगने लगी, पर साथ ही वह इस नए ज्ञान को लेकर उत्साहित भी था। उसने फिर पूछा, तो क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि मैं जो भी सोचूं वह मुझे मिल जाएगा? आदमी ने उसे गंभीरता से देखा और कहा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन केवल तुम्हारी डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने में मदद करता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें सही तरीके से काम करना होगा। तुम्हारी सोच, तुम्हारी इमोशंस और तुम्हारे एक्शंस तीनों को एक साथ काम करना पड़ेगा। और सबसे जरूरी बात, तुम्हें पे पेशेंस और फेथ रखना होगा। कई बार तुम्हें रिजल्ट्स जल्दी नहीं दिखते, पर इसका मतलब यह नहीं है कि यूनिवर्स काम नहीं कर रहा है। लड़का अब काफी इंट्रिग था। उसने फिर पूछा, क्या इसमें कोई प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस है जो मैं कर सकता हूं? आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, हां बिल्कुल। सबसे पहली चीज जो तुम कर सकते हो वह है ग्रेटवुड्स। जब तुम ग्रेटफुल होते हो तो तुम अपनी वाइब्रेशंस को ऑटोमेटिक हाई कर लेते हो। हर दिन सुबह और रात को उन चीजों के लिए थैंकफुल रहो जो तुम्हारे पास है। यह तुम्हारी वाइब्रेशंस को पॉजिटिव डायरेक्शन में सेट करता है। लड़के ने यह बात ध्यान से सुनी और उसे काफी इंटरेस्टिंग लगा। उसने फिर पूछा, और क्या कर सकता हूं? आदमी ने कहा, विजुअलाइजेशन भी एक पावरफुल टूल है, जैसा कि तुम पहले से जानते हो, लेकिन अब तुम विजुअलाइजेशन के दौरान अपनी इमोशंस पर भी ध्यान दो। जब तुम खुद को अपने गोल्स को अचीव करते हुए इमेजिन करते हो, तो इस बात का ध्यान रखो कि तुम कैसा फील कर रहे हो। अगर तुम एक्साइटमेंट और जॉय महसूस करते हो तो तुम सही दिशा में जा रहे हो। लड़के ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं समझ गया, पर अगर मैं हमेशा पॉजिटिव नहीं सोच पाता हूं? तो आदमी ने हंसते हुए कहा, यह बिल्कुल नॉर्मल है। तुम हमेशा पॉजिटिव नहीं रह सकते और यह बिल्कुल ठीक है। जब भी तुम्हें नेगेटिव फीलिंगलेस की वह क्यों आ रही है, और फिर धीरे धीरे अपनी इमोशंस को शिफ्ट करने की कोशिश करो। मेडिटेशन इसमें मदद कर सकती है। डीप ब्रीथिंग और माइंडफुल टेक्निक्स से तुम अपने माइंड और इमोशंस को कंट्रोल करना सीख सकते हो। लड़के को ये सारी बातें धीरे धीरे समझ में आने लगी थी। उसने सोचा कि शायद यह वही मिसिंग पीस था जिसकी उसे तलाश थी। उसने आदमी से आखिरी सवाल पूछा, तो क्या मैं अपनी पूरी जिंदगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बदल सकता हूं? आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, हां बिल्कुल, पर रिमेंबर, तुम्हें अपने थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस को कंसिस्टेंट रखना होगा। अगर तुम बिलीव करते हो और सही तरीके से काम करते हो तो यूनिवर्स तुम्हें वही देगा जो तुम चाहते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फेथ। तुम्हें इस प्रोसेस पर विश्वास रखना होगा। लड़के ने उस आदमी का धन्यवाद किया और लाइब्रेरी से बाहर निकल गया। इस बार उसे एक नई क्लैरिटी और डायरेक्शन महसूस हो रही थी। अब वह जानता था कि उसकी सोच और इमोशंस ही उसकी जिंदगी की दिशा तय करेंगी। उसे सिर्फ अपनी वाइब्रेशंस को सही दिशा में अलाइन करना था। अगले कुछ दिनों तक
लड़के ने ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन को अपने डेली रूटीन में शामिल किया। उसने अपनी इमोशंस पर ध्यान देना शुरू किया और जब भी उसे नेगेटिव इमोशंस महसूस होती तो वह उन्हें रिकॉग्नाइज करके धीरे धीरे शिफ्ट करने की कोशिश करता। अब उसकी जिंदगी में एक नया सेंस ऑफ कंट्रोल और पॉजिटिविटी आ गया था। हालांकि यह सफर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की समझ ने उसे एक नई दिशा दी थी, पर उसकी जिंदगी में और भी चीजें थीं जिन्हें वह समझना चाहता था। आने वाले समय में उसे और भी सीखना था और लाइब्रेरी में वह आदमी उसे और भी रहस्यों से परिचित करवाने वाला था। कुछ हफ्ते बीत गए थे। लड़के ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सीखा और उसकी जिंदगी में कुछ सकारात्मक बदलाव दिखने भी लगे थे, लेकिन फिर भी कभी कभी उसे अपनी सोच में नेगेटिविटी महसूस होती थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि एल ऑफ अट्रैक्शन का अभ्यास करने के बावजूद क्यों उसे बार बार नेगेटिव थॉट्स आते थे। एक दिन वह फिर से उस लाइब्रेरी में पहुंचा, उस आदमी से मिलने के लिए जिसने उसकी सोच बदलने की शुरुआत की थी। लड़का आदमी के पास जाकर बैठा और थोड़ा उदास स्वर में बोला, आपने जो मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सिखाया उससे मुझे काफी मदद मिली है, लेकिन फिर भी मैं कभी कभी नेगेटिव सोच में फंस जाता हूं। मुझे नहीं पता कि कैसे इससे बाहर निकलूं। आदमी ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम अकेले नहीं हो, हम सब कभी ना कभी नेगेटिव थॉट्स का शिकार होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम असफल हो रहे हो। नेगेटिव थिंकिंग को पहचानना और उसे ओवरकम करना भी एक प्रोसेस है और आज मैं तुम्हें इसी बारे में सिखाऊंगा। कहीं ना कहीं हम सब अपने बेहतर वर्जन की तलाश में हैं। अगर आप भी अपनी उस खोज में हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह सिर्फ एक बटन नहीं, एक नई शुरुआत हो सकती है। लड़के ने ध्यान से सुनने की तैयारी की। उसे पता था कि इस बार भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। आदमी ने कहा, सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि हर इंसान की सोच में कुछ ना कुछ लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं। ये वो बिलीव्स होते हैं जो तुम्हारी जिंदगी में रुकावटें पैदा करते हैं। अक्सर यह बिलीव्स बचपन या पास्ट एक्सपीरियंस से आते हैं। हम में से ज्यादातर लोग बिना जाने ही इन बिलीव्स के साथ जीते रहते हैं और यह हमारे डिसीजंस और एक्शंस पर बुरा असर डालते हैं। लड़के ने थोड़ा उलझन में पूछा, पर मैं कैसे पहचानूं कि मेरी सीमित विश्वास क्या है? आदमी ने जवाब दिया, पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है सेल्फ रिफ्लेक्शन और इंट्रोस्पेक्शन। जब भी तुम खुद को किसी सिचुएशन में स्टक महसूस करो तो अपने थॉट्स पर ध्यान दो। तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम खुद से कह रहे हो कि मैं यह नहीं कर सकता या मैं इतना अच्छा नहीं हूं? ये छोटे छोटे सेंटेंसेस ही तुम्हारी लिमिटिंग बिलीव्स को जाहिर करते हैं। लड़के ने सिर हिलाया। हां, मैं अक्सर खुद से ऐसे ही बातें करता हूं, लेकिन मैं इन बिलीव्स को कैसे बदल सकता हूं? आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, इस प्रोसेस को कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग कहा जाता है। जब भी तुम अपने अंदर नेगेटिव थॉट्स या लिमिटिंग बिलीव्स को महसूस करो तो उन्हें चैलेंज करो। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हारे मन में आता है कि मैं यह काम नहीं कर सकता, तो तुरंत अपने आप से पूछो, क्यों नहीं कर सकता? क्या तुम्हारे पास इस बिलीफ को सपोर्ट करने के लिए कोई सॉलिड एविडेंस है, या ये बस तुम्हारे मन की एक गलत फहमी है? लड़का सोच में पड़ गया। उसने महसूस किया कि अक्सर उसके नेगेटिव थॉट्स बिना किसी वास्तविक आधार के ही आते थे। उसने आदमी से कहा, तो मुझे हर बार अपने नेगेटिव थॉट्स को जांचना होगा। आदमी ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल। जब तुम नेगेटिव सेल्फ टॉक को पहचान लेते हो तो अगला कदम है उसे रिफ्रेम करना। इसका मतलब है कि तुम अपनी थिंकिंग को इस तरह से बदलो कि वह तुम्हारे ग्रोथ को सपोर्ट करे। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हें लगता है कि मैं यह काम नहीं कर सकता, तो इसे रिफ्रेम करो और कहो, शायद अभी मैं यह काम नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं इसे सीख सकता हूं। लड़के को यह टेक्निक काफी मददगार लगी। उसने कहा, यह तो एक तरह से अपनी सोच को फिर से लिखने जैसा है। आदमी ने उसकी बात का समर्थन किया। बिल्कुल सही, तुम अपनी थिंकिंग को उस दिशा में ले जा सकते हो जहां तुम चाहते हो, पर इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है। हर बार जब तुम नेगेटिव थॉट्स में फंसो, उन्हें पहचानो, चैलेंज करो और फिर रिफ्रेम करो। यह एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है। लड़के ने फिर पूछा, लेकिन ने सेल्फ टॉक इतनी बार होता है,
कि कई बार उसे पहचान पाना मुश्किल होता है। क्या इसके लिए भी कोई तरीका है? आदमी ने कहा, इसके लिए तुम माइंडफुल का अभ्यास कर सकते हो। माइंडफुल का मतलब है कि तुम अपने थॉट्स और इमोशंस को ऑब्जर्व करो बिना उन्हें जज किए। जब तुम माइंडफुल होते हो तो तुम अपने नेगेटिव थॉट्स को तुरंत पकड़ पाते हो और उन्हें रिफ्रेम करने का मौका मिल जाता है। लड़के ने सिर हिलाया। मैंने पहले भी माइंडफुल एस के बारे में सुना है, लेकिन मैंने कभी भी इसे सीरियसली नहीं लिया। अब मुझे समझ आ रहा है कि यह कितना जरूरी है। आदमी ने फिर एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर जोर दिया। और एक और चीज है जिस पर तुम्हें ध्यान देना चाहिए, तुम्हारी इमोशंस। नेगेटिव थिंकिंग अक्सर नेगेटिव इमोशंस के साथ जुड़ी होती है, जैसे फियर, डाउट या गिल्ट। जब तुम अपने थॉट्स को रिफ्रेम करोगे तो तुम्हारी इमोशंस भी धीरे धीरे बदलने लगेंगी, और जब तुम पॉजिटिव इमोशंस में रहने लगोगे तो तुम्हारी जिंदगी में ऑप्टिमिज्म और पॉजिटिविटी अपने आप बढ़ने लगेगी। लड़का पूरी तरह से एंगेज्ड था। उसने पूछा, तो इसका मतलब मुझे अपनी इमोशंस को भी मैनेज करना होगा? आदमी ने कहा, बिल्कुल। तुम अपनी इमोशंस को इग्नोर नहीं कर सकते। जब भी तुम नेगेटिव इमोशंस महसूस करो तो उन्हें सप्रे करने की बजाय एक्सेप्ट करो। समझो कि वह क्यों आ रही हैं और फिर कॉन्शियसली उन्हें रिप्लेस करने की कोशिश करो। इसके लिए डीप ब्रीथिंग, मेडिटेशन और जर्नलिंग जैसी टेक्निक्स बहुत मददगार हो सकती हैं। लड़का धीरे धीरे समझ रहा था कि यह प्रोसेस काफी गहरा था। उसने फिर पूछा, लेकिन क्या नेगेटिविटी से पूरी तरह छुटकारा पाना पॉसिबल है? आदमी ने हंसते हुए कहा, नहीं, नेगेटिविटी से पूरी तरह छुटकारा पाना इम्पॉसिबल है। हम इंसान हैं और हमारे मन में कभी ना कभी नेगेटिव थॉट्स आते ही रहेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि हम उन्हें कैसे हैंडल करते हैं। जब तुम अपनी नेगेटिविटी को पहचानने और उसे चैलेंज करने की हैबिट बना लेते हो तो तुम उसकी पावर को कम कर देते हो, और जब नेगेटिविटी की पावर कम होती है तो पॉजिटिविटी अपने आप तुम्हारी जिंदगी में आने लगती है। लड़के ने आदमी की बातों को ध्यान से सुना। उसे समझ आ गया था कि नेगेटिव थिंकिंग को पूरी तरह से रोक पाना मुमकिन नहीं था, लेकिन उसे कंट्रोल करना और रिफ्रेम करना उसके हाथ में था। तो मुझे क्या करना होगा? लड़के ने आखिर में पूछा। आदमी ने एक आखिरी बार मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें सबसे से पहले अपनी लिमिटिंग बिलीव्स को पहचानना होगा। फिर हर बार जब तुम नेगेटिव थॉट्स महसूस करो, उन्हें चैलेंज करो और रिफ्रेम करो। अपनी इमोशंस पर ध्यान दो और माइंडफुल का अभ्यास करो। यह सब एक प्रोसेस है, और जैसे जैसे तुम इसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे तुम अपनी सोच को पॉजिटिव और एम्पावरिंग डायरेक्शन में ले जा पाओगे। लड़के ने आदमी को धन्यवाद दिया और लाइब्रेरी से बाहर निकला। इस बार उसके पास एक नया टूल था। नेगेटिव थिंकिंग को पहचानने, उसे चैलेंज करने और रिफ्रेम करने का टूल उसने तय किया कि अब वह अपने हर नेगेटिव थॉट को ना केवल पहचानने की कोशिश करेगा, बल्कि उसे पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव थॉट में बदलने की भी कोशिश करेगा। अगले कुछ दिनों तक लड़के ने अपनी लिमिटिंग बिलीव्स को पहचानने और कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग की टेक्निक का अभ्यास किया। हर बार जब उसे किसी बात पर डाउट या फियर महसूस होता तो वह अपने आप को पूछता, क्या यह सच में सच है या यह बस मेरे मन की एक गलत फहमी है। धीरे धीरे उसकी सोच में बदलाव आने लगा। नेगेटिव सेल्फ टॉक की जगह पॉजिटिव और एम्पावरिंग थॉट्स ने ले ली। लड़के की जिंदगी में यह एक और बड़ा बदलाव था, लेकिन सफर अभी बाकी था। कुछ महीने बीत चुके थे। लड़के की जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आ चुके थे। उसने नेगेटिव थिंकिंग को पहचानने और उसे रिफ्रेम करने की कला सीखी थी। अब उसकी सोच काफी हद तक पॉजिटिव हो चुकी थी, लेकिन अभी भी उसे महसूस होता था कि उसके जीवन में कुछ कमी है। वह अक्सर थका हुआ महसूस करता था। उसकी ऊर्जा जल्दी खत्म हो जाती थी और कभी कभी उसे छोटी मोटी बीमारियां भी घेर लेती थीं। एक दिन फिर से वह लाइब्रेरी में उसी आदमी से मिलने पहुंचा जिसने अब तक उसकी जिंदगी को एक नई दिशा दी थी। लड़का थोड़ा चिंतित था और उसने सीधे सवाल किया, मैंने अब तक जितना आपने सिखाया है उससे बहुत फायदा हुआ है, लेकिन मेरी फिजिकल हेल्थ सही नहीं है। मैं जल्दी थक जाता हूं और हमेशा एनर्जेटिक महसूस नहीं करता। क्या इसका भी कोई सलूशन है? आदमी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर शांत स्वर में कहा, बिल्कुल, इसका भी सॉल्यूशन है।
हमारी फिजिकल हेल्थ का सीधा कनेक्शन हमारी मेंटल हेल्थ से होता है। ये माइंड बॉडी कनेक्शन कहलाता है और आज मैं तुम्हें इसी के बारे में सिखाऊंगा। लड़का उत्सुक हो गया। उसने पहले कभी इस माइंड बॉडी कनेक्शन के बारे में नहीं सुना था। आदमी ने समझाना शुरू किया, हमारे मन और शरीर का एक गहरा संबंध है। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम्हारा शरीर भी रिस्पॉन्स करता है। अगर तुम्हारी सोच पॉजिटिव है तो तुम्हारा शरीर भी उस पॉजिटिविटी का असर महसूस करता है, और अगर तुम नेगेटिव सोचते हो तो उसका भी असर तुम्हारे शरीर पर होता है। इसे साइंटिफिक रूप से भी साबित किया जा चुका है। लड़का थोड़ा चौंक गया। तो इसका मतलब मेरी बीमारियों का कारण मेरी सोच भी हो सकती है। आदमी ने सिर हिलाया। सिर तुम्हारी सोच ही नहीं, लेकिन हां, तुम्हारे थॉट्स का एक बड़ा हिस्सा होता है। जब तुम लगातार नेगेटिव थॉट्स में डूबे रहते हो तो तुम्हारा शरीर स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिजो और एड्रेनालिन को ज्यादा रिलीज करता है। यह हार्मोन्स शॉर्ट टर्म में तो मददगार होते हैं, लेकिन अगर यह लंबे समय तक जारी रहे तो तुम्हारे शरीर पर बुरा असर डाल सकते हैं। इसी तरह पॉजिटिव थिंकिंग स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करती है और शरीर को रिलैक्स करती है। लड़का सोच में पड़ गया। तो इसका मतलब मुझे अपनी फिजिकल हेल्थ सुधारने के लिए भी पॉजिटिव सोचना होगा। आदमी ने उसकी बात का समर्थन किया। बिल्कुल, पॉजिटिव थिंकिंग का सिर्फ तुम्हारी मेंटल हेल्थ पर ही नहीं बल्कि फिजिकल हेल्थ पर भी गहरा असर होता है। कई रिसर्च स्टडीज ने यह साबित किया है कि जो लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं उनका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और वे जल्दी बीमार नहीं पड़ते। उनके रिकवरी के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। लड़के ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए ताकि मेरी फिजिकल हेल्थ भी इंप्रूव हो? आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, सबसे पहले तो तुम पॉजिटिव थिंकिंग की आदत को और भी ज्यादा गहरा करो। इसके साथ साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट पर भी काम करो। स्ट्रेस हमारे शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब तुम स्ट्रेस्ड होते हो तो तुम्हारा शरीर और दिमाग दोनों कमजोर हो जाते हैं। लड़के ने थोड़ा उलझन में पूछा, लेकिन स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करूं? आदमी ने विस्तार से बताया। स्ट्रेस मैनेजमेंट के कई तरीके हैं। सबसे पहले तुम अपने स्ट्रेस ट्रिगर्स को पहचानो। वह कौन सी चीजें हैं जो तुम्हें स्ट्रेस देती हैं? फिर उन सिचुएशंस को मैनेज करने के तरीके खोजो। डीप ब्रीदिंग और मेडिटेशन स्ट्रेस को तुरंत कम करने के बेहतरीन तरीके हैं। जब भी तुम्हें स्ट्रेस महसूस हो, बस कुछ मिनटों के लिए अपनी सांसों पर ध्यान दो और धीरे धीरे गहरी सांसें लो। इससे तुम्हारा नर्वस सिस्टम कॉल्म होता है और स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल कम होता है। लड़के ने सोचा, तो मुझे मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पर ध्यान देना चाहिए। आदमी ने हां में सिर हिलाया। बिल्कुल, मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस तुम्हारे शरीर और दिमाग दोनों को शांत करती है। इसके अलावा ग्रेटिट्यूड्स भी तुम्हारे ओवरऑल वेलबींग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब तुम ग्रेटिट्यूडल करते हो तो तुम्हारा माइंड नेचुरली पॉजिटिव थॉट्स की ओर शिफ्ट करता है और पॉजिटिविटी का सीधा असर तुम्हारे शरीर पर होता है। लड़के ने फिर पूछा, ग्रेटिट्यूड्स करूं? आदमी ने समझाया, हर दिन सुबह या रात को कुछ मिनट निकालकर उन चीजों के बारे में सोचो जिनके लिए तुम ग्रेटफुल हो। छोटी छोटी चीजें जैसे अच्छा खाना, दोस्त, परिवार या जो भी चीजें तुम्हारी जिंदगी में पॉजिटिव हैं, जब तुम नियमित रूप से ग्रेटिट्यूड्स करते हो तो तुम्हारा माइंड नेचुरली ऑप्टिमिस्टिक होने लगता है और इसका असर तुम्हारी फिजिकल हेल्थ पर भी होता है। लड़के को यह तकनीक समझ में आई और उसने सोचा कि वह इसे अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएगा। आदमी ने फिर एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर जोर दिया, और एक और चीज जो तुम्हारी वेल बीइंग के लिए बहुत जरूरी है वह है ऑप्टिमिज्म। जब तुम भविष्य के बारे में ऑप्टिमिस्टिक रहते हो तो तुम्हारा शरीर उस ऑप्टिमिज्म को महसूस करता है, स्ट्रेस कम हो जाता है और तुम्हारा इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। रिसर्च में देखा गया है कि जो लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं उनके हार्ट हेल्थ बेहतर होती है और उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ज्यादा होती है। लड़के ने ध्यान से सुना और उसे अब समझ आ रहा था कि उसका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य कितनी गहराई से जुड़े हुए थे। तो इसका मतलब मुझे अपनी सोच और इमोशंस को पूरी तरह से मैनेज करना होगा ताकि मेरी फिजिकल हेल्थ भी बेहतर हो सके। लड़के ने पूछा। आदमी ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, तुम्हारी फिजिकल हेल्थ का एक बड़ा हिस्सा तुम्हारे मेंटल स्टेट पर निर्भर करता है।
अगर तुम पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक सोचते हो तो तुम्हारा शरीर भी उस पॉजिटिविटी को महसूस करेगा। इसके साथ ही अच्छी न्यूट्रिशन, रेगुलर एक्सरसाइज और प्रॉपर स्लीप भी तुम्हारी फिजिकल वेलबींग में योगदान करते हैं। लेकिन अगर तुम्हारी सोच नेगेटिव रहती है तो यह सारे एफर्ट्स कम असर करेंगे। लड़के ने फिर पूछा, तो मुझे इन सब चीजों का बैलेंस बनाना होगा? आदमी ने हां में सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही। माइंड बॉडी कनेक्शन का मतलब है कि तुम अपनी सोच, इमोशंस और फिजिकल एक्शंस का ध्यान रखो। जब यह तीनों अलाइन होते हैं तब तुम्हारी जिंदगी में ट्रू वेल बीइंग आता है। आदमी ने अंत में कहा, याद रखना, पॉजिटिविटी और ग्रेटर व्यू सिर्फ तुम्हारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए ही नहीं बल्कि तुम्हारे शरीर के लिए भी एक दवा की तरह है। जब भी तुम्हें महसूस हो कि तुम फिजिकली कमजोर या थके हुए हो तो अपनी सोच पर ध्यान दो। पॉजिटिव थिंकिंग तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ को भी बढ़ा सकती है। लड़के ने आदमी का धन्यवाद किया और लाइब्रेरी से बाहर निकला। इस बार उसकी समझ में आ चुका था कि उसका पूरा जीवन उसकी सोच और उसके शरीर के बीच की गहरी कड़ी पर आधारित था। उसने ठान लिया था कि अब से वह ना केवल अपनी मानसिक स्थिति पर काम करेगा बल्कि अपनी फिजिकल हेल्थ पर भी ध्यान देगा। माइंड बॉडी कनेक्शन को समझकर वह अब अपने जीवन को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार था। इस जर्नी का आखिरी लेसन यह था कि असली वेल बीइंग और सक्सेस सिर्फ खुद को सुधारने में नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने में है, और अब इस लेसन को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से अपना चुका था। तो फ्रेंड्स, यह थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए। अब वक्त आ गया है अपनी जिंदगी की कमान खुद के हाथ में लेने का। इस प्रेरणादायक सफर का हिस्सा बनिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने अंदर की ताकत को जगाइए। मिलते हैं अगली एक और बेहतरीन ऑडियो समरी में।